नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है युवा पीढ़ी में जो कर्ज़ लेने की जो प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसी कर्ज़ को लेकर आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जिस कर्ज़ को सुनकर आप समझेंगे क्या ऐसा वाक़ई में पॉसिबल इस तरीके से भी हो जाता है। तो दोस्तों कर्ज़ जो है वो एक ऐसा जाल है कि जिसको चुकाते-चुकाते आदमी की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कर्ज़ खत्म नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसा ही उदाहरण जो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो दोस्तों ऐसा ही एक कर्ज़ है कि बंदे ने जो कर्ज़ लिया दोस्तों 1.7 करोड़ रुपीज़। और क्या आप बिलीव करेंगे कि उसकी जो देनदारी है उस कर्ज़ की बढ़ते-बढ़ते वो देनदारी हो गई तकरीबन 146 करोड़ की। मतलब 1.17 करोड़ का लोन और जो उसकी देनदारी हो गई वो हो गई 1.46 करोड़। उस बंदे को अपना घर तक बेचना पड़ा। तो दोस्तों ये होता है कर्ज़ का मकड़ जाल। तो चलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते मैं आपको इस जो ये कर्ज़ है उसके बारे में पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि आज की जो लाइफ़ है उसमें लाइफ़ को लग्ज़री बनाने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन जो कर्ज़ है, कर्ज़ लेना शुरू कर देते हैं, कर्ज़ के बाद कर्ज़ लेते जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि भई जो आज का जो लाइफ़स्टाइल है, वो लाइफ़स्टाइल जो है आदमी जो उसकी इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा लग्ज़रियस बनाने के लिए लोग कर्ज़ लेना शुरू करते हैं। दोस्तों कर्ज़ वहाँ तक सही रहता है कि जहाँ तक वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ना बने। एक्स्ट्रा बर्डन से मतलब जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसका अगर 30-40% तक है तो ठीक है। लेकिन वहीं जहाँ वो कर्ज़ आपकी इनकम का 80%, 90% या 100% से ज़्यादा बन जाता है, तो दोस्तों एक तरीके से ना वो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त लायबिलिटी बन जाती है आपके ऊपर। तो दोस्तों चलिए ख़ैर मैं आपको पहले इस बंदे का बताता हूँ कि इस बंदे का क्या हुआ है। ये बेसिकली जो उदाहरण है, ये उदाहरण है दोस्तों सिंगापुर का। सिंगापुर में इस बंदे ने क्या किया है कि 2010-11 में इस बंदे ने वहाँ की एक मनी लेंडिंग लाइसेंस कंपनी थी, उससे तकरीबन 1.17 करोड़ रुपए का लोन लिया, जो इंडियन करेंसी में जो हमारा बनता है, वो उसके हिसाब से उसने क्योंकि सिंगापुर करेंसी में 2,50,000 तकरीबन सिंगापुर डॉलर बनता है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोन जो इस बंदे का बढ़ते-बढ़ते तकरीबन ये लगाइए 21 मिलियन तक पहुँच चुका था। 21 मिलियन का मतलब दोस्तों तकरीबन 146 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। तो क्या आप बिलीव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है? बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा हुआ है, जब ये मामला कोर्ट में गया, तब ये जो सारा वाक़या है, ये खुल के सामने आया कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस बंदे ने 2010-11 में ये 1.17 करोड़ का लोन लिया। इसके पास ऑलरेडी घर था और इसने अपना जो एक कैलकुलेशन बनाई हुई थी कि भाई ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ा ऐसा मैटर नहीं है, मैं इस लोन को बहुत जल्दी चुका दूँगा। तो जनरली होता क्या है कि आदमी जब उसके पास थोड़ा बहुत जो जमा होती है, तो बंदा सोचता है ठीक है यार कोई बात नहीं, लोन ले लेते हैं, चुका तो देंगे ही इसको। तो सो दैट इसकी भी मेंटालिटी कुछ इस तरीके की थी कि भाई ठीक है लोन ले लेते हैं, चुक तो जाएगा ही। तो लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी-कभी स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं कि भई अच्छा, स्थितियाँ खराब होने वाली बात हम बाद में देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम करते क्या हैं कि ज़्यादातर लोग जब लोन लेते हैं तो उस समय जो उसके हिडन चार्जेज़ हैं या जो उसके ऊपर पेनल्टीज़ हैं या जो उसके ऊपर इंटरेस्ट हैं, वो सब चीज़ों को प्रॉपर चेक नहीं करते हैं। जिसका फ़ायदा जो मनी लेंडिंग कंपनी है, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बंदे के केस में क्या हुआ, इस बंदे ने जो लोन लिया था, वो लोन लिया था मंथली 4% के ब्याज पर, हर महीने का 4% ब्याज। और अगर किसी वजह से वो मतलब जो उसकी ईएमआई है अगर बाउंस होती है, तो उसके अलावा उसको 8% पेनल्टी भी थी उसके ऊपर। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद अगर वो कहीं किस्त चुकती है, तो जो था वो महीने का उसका 2,500 सिंगापुर डॉलर का उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आता था।
तो दोस्तों ये सारा मकड़जाल बनते-बनते अब उसकी कुछ स्थिति खराब हो गई, तो किसी वजह से वो लोन नहीं भर पा रहा था। तो लोन ना भरने की वजह से उसको इसी तरीके से तकरीबन 4 साल निकल गए। 4 साल निकलते-निकलते दोस्तों इस लोन का जो पूरा ये एक जो मकड़जाल बना हुआ था, इस मकड़जाल में उसको फँसाते-फँसाते उसके ऊपर जो देनदारी हो गई, वो हो गई दोस्तों तकरीबन 146 करोड़ रुपए की। आप बिलीव करेंगे 146 करोड़ रुपए की देनदारी उस बंदे के ऊपर। और इसके बीच में क्या होता है कि शुरू में क्या हुआ कि जब उसके ऊपर तकरीबन आप मान के चलो कि अ, जो देनदारी जब उसके ऊपर बढ़ने लगी, तो जो लैंडलॉर्ड जहाँ से उसने लोन लिया हुआ था, उस कंपनी ने जो उसका मकान था, सबसे पहले उसके मकान को अपने कब्ज़े में ले लिया। अपने कब्ज़े में लेने के बाद में जो उसका मकान था, उस मकान को जो उसका लैंडलॉर्ड था, जहाँ से लोन लिया हुआ था, उसको तकरीबन उसने 14 करोड़ रुपए में उसको बेचना पड़ा। और 14 करोड़ रुपए में मकान बेचने के बाद उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि भई ये एज़ ए किराएदार उस मकान में रहेगा और उसके लिए तकरीबन 7,500 सिंगापुर डॉलर का उनके बीच जो रेंट तय हुआ, वो रेंट तरीके से तय हो गया और मकान जो है वो लैंडलॉर्ड कंपनी के पास आ गया। तो एक तरीके से 14 करोड़ रुपए यहाँ पर उसको जो है अपना मतलब एक तरीके से उसने भर दिए, लोन भरने के साथ-साथ। लेकिन क्या था कि भई उसको अपने और अपने परिवार के ऊपर छत बचानी थी, तो सो दैट उसको यहाँ पे समझौता करना पड़ा। अब वो जिस मकान का मकान मालिक था, उस मकान में वो किराएदार बन चुका था। अब दोस्तों यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब एक तरफ उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से अपना लोन नहीं भर पा रहा था। दूसरा वो लोन एज़ इट इज़ खड़ा हुआ था और लोन के साथ-साथ उसके ऊपर 7,500 रुपए एक्स्ट्रा की जो रेंट भरने का जो अमाउंट थी, वो उसके बर्डन उसके ऊपर और आ चुका था। तो दोस्तों उसकी स्थिति धीरे-धीरे और खराब होती चली गई। तो अब धीरे-धीरे इस तरीके से ना तो वो अपना रेंट भर पा रहा था, ना वो अपने घर का किराया दे पा रहा था। ये बढ़ते-बढ़ते चीज़ें सब कुछ मिला के तकरीबन 146 करोड़ रुपए उस लैंडलॉर्ड कंपनी ने उसके ऊपर देनदारी खड़ी कर दी। अब ये देनदारी खड़ी करने के बाद में दोस्तों अब ये मामला जो है कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ पे जो कोर्ट के संज्ञान में जब ये मैटर, तो अब जब ये बंदा लोन नहीं भर पा रहा था और ना ही जो किराया था वो दे पा रहा था, तो जो लैंडलॉर्ड है वो उस मैटर को लेकर कोर्ट में गया मकान को खाली कराने के लिए। तो वहाँ पर जो जज साहब थे, जब उन्होंने इस मैटर को देखा, उन्होंने देखा कि जो मैटर था उसमें जो 2,50,000 सिंगापुरी डॉलर थे, उसके अंदर लेट फ़ीस और ब्याज को जोड़ते-जोड़ते वो अमाउंट तकरीबन 146 करोड़ रुपए बना देना, ये तरीके से बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और अंतरात्मा को झकझोर देने वाली उन्होंने तरीके से ना इसको बताया अपनी टिप्पणी में। तो दोस्तों जो मनी लेंडर और उधार देने वाले का दावा था, उसने दावा किया कि भई जो उसने उधार जो लिया है, उसके लिए वो ज़िम्मेदार खुद है। हमने उसको किसी चीज़ के लिए कोई बाउंड नहीं किया, हमने किसी चीज़ के लिए उसको कहीं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाया। शुरू में सब चीज़ें उसको बताई गई, शुरू में सब चीज़ें उसको इस चीज़ की अपनी बदहाली के लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार है। तो दोस्तों अब एक्चुअल सिचुएशन देखें तो कुछ हद तक कंपनी की बात भी अपनी जगह सही थी कि भाई जब हमने शुरू में चार्ज जो भी इंटरेस्ट लगाना था, जो प्री पेनल्टी लगानी थी या जो पेनल्टी लगानी थी, वो सब चीज़ें उसको पहले बताई गई। उसके बाद में भी अगर वो व्यक्ति लोन लेता है तो उसका ज़िम्मेदार तो वो खुद ही होगा। तो सेम अब इस केस में भी स्थिति यही बन रही थी। तो मेरा पर्पज़ जो इस वीडियो को बनाने का है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ दोस्तों यही है कि अगर आप जो आज के डेट में सपोज़ करो आपकी जॉब है, जॉब लगी हुई है, अच्छी जॉब लगी हुई है, आप लोन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर लोन बुरा होता है। लोन के साथ में लोगों ने जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो लोन लेकर एसेट्स खड़ी करते हैं। लेकिन दोस्तों एसेट्स खड़ी करना अच्छी बात है, लेकिन लोन को धीरे-धीरे अगर आप एक लायबिलिटी के रूप में लेते हैं, तो दोस्तों वो लोन आपको नुकसान ही देकर जाएगा हमेशा।
और दूसरी बात, जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के साथ-साथ जो भी उसकी टर्म्स कंडीशन हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़िए। किस आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन उठा रहे हैं, उसमें अगर आप उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो उसके ऊपर क्या प्री पेनल्टीज़ हैं, उसके ऊपर क्या मतलब सॉरी, जो उसके ऊपर क्या ब्याज लगेगा, उसके ऊपर क्या वो एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के बाद में ही लोन का जो एग्रीमेंट है वो साइन करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि लोग मोटी-मोटी बात समझ लेते हैं, तो जो प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है उसको नहीं पढ़ते हैं। जिसकी वजह से कल को अगर बाई चांस कोई स्थिति खराब उसकी हो जाती है, तो जब तक वो चुका रहा है ठीक है, लेकिन अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाता है, तो दोस्तों उस केस में जो ये एग्रीमेंट होता है, ये लैंडलॉर्ड कंपनी के लिए एक हथियार के रूप में काम में आता है। और ये इसका जो वार होता है वो इतना घातक होता है कि जो रेंट भरने वाले की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, बट वो सॉरी, लोन भरने वाले की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, बट वो लोन नहीं खत्म हो पाता है। सो दैट चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो उसके टर्म्स कंडीशन को, उसकी जो भी आगे अगर बाई चांस कोई भी किसी तरीके का आप अगर उसको नहीं भर पाते हैं, तो उस बारे में क्या सेटलमेंट होगा, वो सब चीज़ें पहले सोच समझ कर राइटिंग में लेकर तब उस लोन के एग्रीमेंट को आप साइन कीजिए। अन्यथा दोस्तों आप इसी अ, बंदे की तरीके से कहीं न कहीं लोन के मकड़जाल में फँस कर रह जाएँगे। इसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लोन खत्म नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।